Good evening, class. Welcome to Daily Current Affairs classes. सिराज स्टडी पॉइंट इन सिराज स्टडी पॉइंट मेरा नाम तनु सिंह है एंड मैं अगेन फिर से हाजिर हूँ आपकी क्लास लेने के लिए। आज हम 22 तारीख और 22, 23, 24 यानी कि आज की डेट इन तीनों दिनों का करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और ये देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन करंट अफेयर से बन सकते हैं हमारे वनडे एग्जाम्स में, जैसे यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टेट, सी टेट, यूपी टेट और भी जो ऐसे एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमारे इससे क्वेश्चन क्या क्या और किस लेवल के बन सकते हैं। शुरू के क्वेश्चन हम थोड़ा ध्यान देंगे, जिनमें हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे वो हमारे यूपीएससी लेवल के और पीसीएस लेवल के क्वेश्चन होंगे, और बाद के जो कई क्वेश्चन होंगे वो हमारे वनडे एग्ज़ाम्स के जैसे वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जिस पे हम फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरिद्वार घृणास्पद भाषण मामले में गिरफ्तार यति नरसिंह आनंद के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारंभ करने की याचिका को किसने सहमति प्रदान की है। तो ये जैसा कि ये मुद्दा है हमारा, ये मुद्दा हरिद्वार का है। हरिद्वार के एक मतलब आप समझ सकते हैं योगी या फिर मुनि वहाँ के वो हैं, एक संत महात्मा जैसे नरसिंह आनंद जी। उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी थी, कुछ ऐसा भाषण दे दिया था, अपने भाषण में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिया था जिसको लेके उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका दायर की गई है। तो ये याचिका जो है, याचिका को किसने सहमति प्रदान की, तो इसमें हमारा आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी, जो हमारे इस समय कौन है, के वेणुगोपाल जी हैं। कौन है हमारा इस समय महान्यायवादी? के वेणुगोपाल जी। ठीक, के वेणुगोपाल जी हमारे इस समय महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, जिन्होंने ये याचिका अपने में सहमति प्रदान की है। अटॉर्नी जनरल का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हमारा आर्टिकल होता है वो है आर्टिकल 76 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 76 कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा महान्यायवादी का निर्वाचन कैसे होगा ये हमारा बताता है। ठीक है, अब ये बात करते हैं ये हमारा मुद्दा क्या रहा है। नरसिंह आनंद जी ने कहा, अपने भाषण में एक ऐसा वक्तव्य दिया, पूरी बात तो हम यहाँ नहीं कर सकते हैं बट जो एक शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि संविधान यानी हमारा देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमारा देश बर्बाद हो रहा है, ऐसा समथिंग कुछ उन्होंने इस पक्ष को लेके टिप्पणी किया, जिसके खिलाफ उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका उनके खिलाफ एक व्यक्ति ने दायर की। किसके तहत? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत। क्या? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत। और हम ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अवमानना, इसको हिंदी में अवमानना भी कहते हैं, अवमानना यानी कि कोर्ट की अवमानना, कोर्ट की इंसल्ट करना, आप समझ सकते हो, इन शॉर्ट किसी की इंसल्ट करना। तो अगर हम कोर्ट की इंसल्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम अवमानना शब्द का प्रयोग करते हैं या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करते हैं।
तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 129 में डिफाइन है। 129 के तहत, यानी आर्टिकल 129 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दायर करती है, यानी कि मामला एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था हमारा, जो एक हमारे जो नरसिंह आनंद जी ने जो एक टिप्पणी दी, उसके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका दायर की गई, जिसको जो है याचिका को सहमति किसने प्रदान की, हमारी अटॉर्नी जनरल यानी के वेणुगोपाल जी ने। आर्टिकल 76 के तहत उनका पद आता है और आर्टिकल 129 के तहत उन्होंने इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका को सहमति प्रदान की है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको आंसर समझ में आ गया होगा। आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे पहले वीडियो पे काफ़ी सारे व्यूज़ आए और आपने बेहतर कमेंट दिए हैं। तो मैं आगे भी अपना और बेहतर करने का प्रयास करूँगी कि मैं आगे भी आपको और बेहतर कंटेंट दे पाऊँ, जो आपके पेपर के लिए लिहाज से काफ़ी सही साबित हो, अच्छा साबित हो और आपको पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जीत दिलाए, एक आप पेपर पास आउट कर सको। तो उसके लिए सो प्लीज़ मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके जो भी व्यूज़ हैं आगे आने वाले टाइम के लिए उस पर कमेंट करें। और मैं ये क्लासेस डेली कंटिन्यू करूँगी कि आज मैंने 3 दिन का करेंट अफेयर्स ऐड किया है, तो ये थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है, बट आगे से मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली का टॉपिक क्लासेस लूँ, यानी कि शाम तक ये वीडियो अपलोड हो जाए, जिससे कि जो टॉपिक्स रहेंगे कम रहेंगे और कम टाइम का वीडियो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। और डेली का रहेगा तो वो और भी मैं कोशिश करूँगी, अगर आने वाले टाइम में मेरी टीम सहमति देती है इस बात को लेकर, कि मैं मंथली एक वीडियो निकालूं जिस पे जो मंथ के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनका सिर्फ रिवीजन किया जाए। इतना डिटेल्ड एनालिसिस जो मैं आपको देती हूँ वो ना किया जाए, जिससे आप एग्ज़ाम टाइम जाते हुए आप सिर्फ वो वीडियो एक शॉर्ट में सिनॉप्सिस के तौर पर देख के जाएं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो मैं आगे से ये अपनी टीम से बात करूँगी कि क्या हो सकता है इस बारे में। बाकी हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किया है? क्या क्वेश्चन है, भारत ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किया है? तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हमारी ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस इंडिया के पास वैसे भी सभी जानते हैं एक ही क्रूज मिसाइल है जो है ब्रह्मोस। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूँगी कि हमारी 2 तरह की मिसाइल्स होती हैं। एक होती है हमारी बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, और एक होती है हमारी क्रूज मिसाइल। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, जिसका पथ जो है परवलयाकार होता है, यानी कि हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला यानी कि ये अगर मिसाइल यहाँ से छोड़ी जाए तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो इस डायरेक्शन में मूव करती है, हाइपरबोला के डायरेक्शन में, और यहाँ जाके फटती है। क्रूज मिसाइल क्या होती है, जो अर्थ के सरफेस के पैरेलल चलती है। अर्थ के सरफेस से पैरेलल चलने वाली जो मिसाइल होती है वो हमारी क्रूज मिसाइल होती है। इंडिया के पास एक ही क्रूज मिसाइल है जो अभी काफ़ी टाइम से एक अच्छा खासा उसका अपडेटेड वर्जन चल रहा है, ब्रह्मोस है। उसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया गया है बालासोर उड़ीसा से। जो अभी हमारी ये ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च की गई है वो कहाँ से लॉन्च की गई है, बालासोर, जो एक जगह है हमारी उड़ीसा में। ठीक है, बालासोर से लॉन्च की गई है, उड़ीसा से। ठीक है,
और ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये इंडिया, हमारा देश यानी कि इंडिया और रशिया के सहयोग से बनाई जा रही है, जो हमारा अब शुरू से रशिया के सहयोग से बनाया जा रहा है। इसका नाम जो रखा गया वो इंडिया के ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर, एक मिनट मैं इसे रफ कर दे रही हूँ। इंडिया के ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र आप नदी सभी जानते होंगे, नॉर्थ ईस्ट में जो आती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र और रशिया की मॉस्को नदी है, जिसे मॉस्कोवा भी लिखते हैं, ठीक है। मॉस्को नदी है रशिया की। वहाँ पे इन दोनों का नाम मिला के यानी ब्रह्मपुत्र और मॉस्को, दो नाम मिला के इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है, क्योंकि ये जो बनाई जाती है ये इंडिया और रशिया के सहयोग से बनाई जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में रूस और किस देश ने उत्तर कोरियाई लोगों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिकी बोली को रोक दिया है? तो किस देश ने उत्तरी कोरिया के लोगों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिकी बोली को रोक दिया है? तो इसका आंसर है हमारा यहाँ पे चाइना, ठीक है। चूँकि क्या हुआ था इसका मैं मुद्दा बता दूँ आपको। क्या हुआ था, नॉर्थ कोरिया लगभग 5 जनवरी से लगातार हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, ठीक है। तो ये तो सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास पैसे हो ना हो, वहाँ के लोगों को ये तक कह दिया गया है कि आप कम खर्चा करो, एक टाइम का खाना खाओ, कई चीज़ें हैं जो वहाँ की कंडीशन तो आप सभी जानते हैं कि क्या रहती है। पर उसके साथ ही यहाँ पे फिर भी वहाँ के जो किम जोंग हैं उन्होंने ऑलरेडी, वो हमेशा मिसाइल का परीक्षण करते रहते हैं, तो 5 जनवरी से लगातार उन्होंने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण लगातार जारी रखा है, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन ने और अमेरिका के कहने पे, यूएसए के कहने पे उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की, परंतु उसको वो प्रतिबंध ना लगाया जाए इसके लिए ये हमारा रूस और हमारा चाइना ने इसके खिलाफ प्रतिबंध ना लगाने पर जोर दिया कि इस पर प्रतिबंध ना लगाया जाए। इसके पहले भी हम देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया पे कई कंट्रीज़ ने पहले भी सैंक्शंस लगाए हैं, यानी कि प्रतिबंध लगाए, जैसे ये हमारा दिया है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने 2017 में, चाइना ने भी 2017 में लगाया था, रशिया ने 2010, 2013, 2017 में इस पे सैंक्शन लगाया था। साउथ कोरिया ने भी 2010 में, 2016 में भी सैंक्शंस इसके ऊपर लगाया था। ताइवान ने 2017 में इसके ऊपर सैंक्शंस लगाया था। तो यानी कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ पे हमेशा सैंक्शंस वैसे भी लगते रहते हैं उसकी हरकतों के कारण, बट फिर भी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि रूस और चाइना ने अपने कुछ फ़ायदों को देखते हुए या फिर उसको उसके सैंक्शंस लगाने पर रोक लगा दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एलोन मस्क ने न्यूरालिंक कंपनी की स्थापना किस वर्ष की थी? एलोन मस्क ने न्यूरालिंक कंपनी की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर है 2016। एलोन मस्क ने न्यूरालिंक कंपनी की स्थापना 2016 में की थी। यहाँ पे ये है कि न्यूरालिंक कंपनी, पहली चीज़ तो ये एलोन मस्क जो कि हमेशा नए नए चीज़ों को लेकर हमेशा
डिबेट में रहते हैं, हमेशा चर्चे में रहते हैं कि नई अपनी सोच के कारण। तो नया इनका जो अभी आ रहा है वो इन्होंने अभी ब्रेन चिप के ट्रायल्स को लेकर बात की है कि एक ऐसी चिप होगी जो हमारे बाल की साइज़ से भी कम की होगी, और उसे अगर आप मस्तिष्क में यानी कि दिमाग में लगाया जाएगा तो उससे जो है इंसान जो भी सोचेगा वो काम अपने आप हो जाएगा। जैसे एज अ एग्ज़ाम्पल मैं दूँ आपको, तो जैसे हम एलेक्सा की बात करते हैं। एलेक्सा सभी जानते होंगे, एक रोबोट है, ठीक है। एलेक्सा की जब हम बात करते हैं तो एलेक्सा को हमको कमांड देना पड़ता है कि आप एलेक्सा प्लीज़ ये करो, एलेक्सा गाना चलाओ, एलेक्सा ये करो, तो एलेक्सा अपने आप गाना चला देता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम सोचेंगे अपने दिमाग से, वो हमारे चीज़ों से कनेक्ट होगा। हमने सोचा कि हमारे फ़ोन में गाना चल जाए या फिर ये वीडियो चल जाए, तो वो हमारी सोच से कनेक्ट करेगा और हमारे सोचने पर ही वो वीडियो या फिर गाना अपने आप चलने लगेगा। हाँ, आई नो ये बहुत ही मतलब बड़ी चीज़ है कि हमारी सोच से ये चीज़ें कनेक्ट हो, बट चूँकि एलन मस्क की एक नई सोच सामने आई है, जो ब्रेन चिप का कॉन्सेप्ट वो लेके आए हैं, जिसको पे इम्प्लीमेंटेशन न्यूरालिंक कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इन्होंने ये देखिए, आप देख सकते हैं बंदर पे अभी एक्सपेरिमेंट किया गया है। बंदर जो है पोंग एक गेम होता है वो खेल रहा है, और वो जैसा जैसा दिमाग में सोच रहा है वो पोंग अपने आप गेम खेल रहा है। ऐसे ही पिग पे भी एक्सपेरिमेंट ये किया जा चुका है और का सक्सेसफुल भी रहा है। तो इसके क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे, तो फ़ायदा जिससे हम देख सकते हैं, ये देखिए जिन लोगों को जो एलन मस्क ने बताया है, इससे फ़ायदे क्या होंगे, जिनको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है, ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। एक मिनट, सॉरी, मैं अपना ये बदलूँ तो आई थिंक ये वर्क करेगा। हाँ, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है, ब्लाइंडनेस है, पैरालिसिस है, डिप्रेशन है, इंसोमेनिया है, एक्सट्रीम पेन होता है, सीजर्स, एंजाइटी, एडिशन, स्ट्रोक्स, ब्रेन डैमेज, या फिर इन सब से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, जिसको भी वो इस पर काम करेगा। जिनको ये सारी बीमारियां हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा, ठीक है। तो तो आप क्या करेंगे, दिमाग से स्मार्टफ़ोन का यूज़ कर सकेंगे, आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी, ऐसा एलन मस्क ने कहा। पर जैसा कि आप जानते हैं, हर चीज़ के जब फ़ायदे आते हैं सामने तो नुकसान भी होता है, तो इससे काफ़ी सारे नुकसान भी इन फ्यूचर देखे जा सकते हैं। पर अभी ये क्लिनिकल ट्रायल की बात कर रहे हैं वो, तो अभी तो ये डिबेट में है कि कैसे होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि न्यूरालिंक की जो चिप होगी वो यहाँ पे, ये देखिए न्यूरालिंक की चिप यहाँ पे लगी है, ठीक है। रोबोट की मदद से इलेक्ट्रोड्स दिमाग में डाले जाएंगे। ये देखिए इलेक्ट्रोड्स डाले जाएंगे। N1 सेंसर चिप में 96 धागे हैं, दिमाग के डेटा को पढ़ सकती है। इंसान के कान के पीछे कॉइल भी लगेगी, और जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे लगेगी, ये यहाँ पे देखिए कॉइल, ये पूरी ये इसमें दिखाया गया है कैसे लगेगी। ये देखिए ये पूरा सिस्टम लगेगा, कॉइल से चार्जिंग डेटा ट्रांसफ़र होगा, ये चार्ज भी होगा और डेटा का इससे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इस वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती हम मनाते हैं 23 जनवरी को मनाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1897
ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी इम्पॉर्टेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा पूछ लेता है, जैसे जब किसी की 100 इसी 100वीं वर्षगांठ होती है, 125 होती है, 150, जैसे जो हम लोग अभी तक हम लोग मना रहे थे 150 ईयर्स ऑफ महात्मा, ऐसा समथिंग। तो वो सारी चीज़ें जब ऐसी डेट्स पे आती हैं तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अब जैसे वनडे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, ये सारी चीज़ें। तो आप देख लो 1897 में कहाँ हुआ था इनका जन्म, कटक, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने दो फेमस स्लोगन दिए थे जिनकी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। एक तो जय हिंद का नारा जो हम हमेशा लगाते हैं वो इन्होंने ही दिया था, और दूसरा दिल्ली चलो। ठीक, दिल्ली चलो का भी नारा इन्होंने ही दिया था। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जो 23 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी, मतलब उसके पहले ही अनाउंसमेंट हो गई थी, पर 23 जनवरी को ये इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, यानी कल के दिन, सैटरडे के दिन। इंडिया गेट, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा राजपथ है। ठीक है, ये हमारा राजपथ है, ये हमारा इंडिया गेट जहाँ पे अमर जवान ज्योति जलती थी, जिसको अब ट्रांसफ़र करके ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया था 3 चक्र वाला, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इन दोनों के बीच यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ पे पहले कोई मूर्ति नहीं होती थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ, ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे पहले कोई भी मूर्ति नहीं होती थी। कब तक? 1968 तक। कब तक? 1968 तक यहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं होती थी, परंतु 1968 के पहले, यानी इंडिया गेट जब बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वहाँ तब से किंग जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति, किसकी मूर्ति? किंग जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति यहाँ पे प्लेस थी, जिसे 1968 में हटा दिया गया था। तब से ही यहाँ पे जगह खाली थी। अब क्या किया गया है, 23 जनवरी के दिन यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई है। किसकी? सुभाष चंद्र बोस को ट्रिब्यूट देते हुए, उनके 125th एनिवर्सरी पर, 125th उनके बर्थडे पर ये यहाँ पे मूर्ति लगाई गई है। तो एक यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, और जैसा कि ये चीज़ तो आप सभी जानते होंगे, ये भी एक करंट का विषय था कि यहाँ से जो अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट पे जलती थी हमेशा, उसे जो है यहाँ से ट्रांसफ़र करके नेशनल वॉर मेमोरियल में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जो अब हमेशा नेशनल वॉर मेमोरियल में जलेगी। ठीक है, सो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है? हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है? तो ये बनी है जानवी दंगेती। ठीक है, जानवी दंगेती, जिनकी एज अभी 19 ईयर्स है। ये नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, ये कार्यक्रम जो चलाया जा रहा था वो IASP द्वारा चलाया जा रहा था, यानी क्या? इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम के द्वारा ये चलाया जा रहा था, IASP। ठीक है, IASP प्रोग्राम जो चलाया गया था नासा के द्वारा, उसी में जो है इनको जानवी दंगेती को
प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेम क्वेश्चन, सॉरी, ये देखिए, ये इनकी फ़ोटो है। जानवी दंगेती, ये फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासा प्रोग्राम, फर्स्ट इंडियन, पहली भारतीय हैं जिन्होंने नासा प्रोग्राम को कंप्लीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा जो हमारी 3 सर्विसेज आती हैं, IAS, IPS एंड IFS, यानी कौन कौन सी? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल यानी कि पहला आंसर हमारा होगा ए, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, यानी कि कार्मिक मंत्रालय, जिसको हम हिंदी में कार्मिक मंत्रालय बोलते हैं, उसके अंतर्गत आती है। अब ये बात यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है तो डेफिनेटली सी बात है इसके पीछे कोई मुद्दा होगा, क्योंकि ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, ये हमारा वनडे एग्ज़ाम का क्वेश्चन है कि कौन सी चीज़ें, जैसे कोई भी पद हो गया या फिर कोई स्कीम हमारी, जैसे मेक इन इंडिया या फिर हमारी कोई भी स्कीम्स की हम बात कर सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान या फिर जितनी भी हमारी स्कीम्स चलती है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। बट यहाँ पे मुद्दा कुछ और रहा था जिसकी वजह से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो वो ये है कि हमारा क्या होता है कि जो IS की जो सुप्रीम, जो हमारे स्टेट का सबसे बड़ा जो पद होता है, IS के बाद प्रमोशन होके जो लोग बनते हैं, वो होता है किसका? चीफ सेक्रेटरी का। किसका होता है? चीफ सेक्रेटरी, जो एक क्या है? लेजिस्लेटिव पद है, यानी कि कैसा पद है? लेजिस्लेटिव। ठीक है, जो एक कैसा पद है? लेजिस्लेटिव, यानी विधायकी पद है। जो स्टेट का सबसे हाई पोजीशन का लेजिस्लेटिव पद होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है। और जो किसी स्टेट का सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव पद होता है, एग्जीक्यूटिव पद होता है, वो होता है कौन? CM। ठीक है, CM नहीं, वैसे राज्यपाल होता है, बट यहाँ पे हम CM की बात करेंगे, वैसे राज्यपाल होता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पद क्या हो गया? CM हो गया, और हमारा लेजिस्लेटिव पद चीफ सेक्रेटरी हो गया। तो जो हमारा स्टेट का चीफ सेक्रेटरी, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो IS के जब एग्ज़ाम होता है तो वो सेंट्रल लेवल पे होता है। जो हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, जो UPSC कंडक्ट कराती है, वो सेंट्रल लेवल पे होता है। तो जो सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम हुआ, जो ट्रेनिंग दी गई वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई, परंतु जब उसके बाद जब ज्वाइनिंग होती है, जो कैडर हो मिलता है, वो स्टेट में मिलता है। देती सेंट्रल गवर्नमेंट ही है कैडर, बट किसी स्टेट में देती है। आपको स्टेट में जाके काम करना है, स्टेट के अंडर में काम करना है। तो अभी एक मुद्दा हुआ था कि ममता बनर्जी सेंट्रल ने ममता बनर्जी यानी वेस्ट बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी थे उनको अपने अंडर काम करने के लिए बुलाया था। तो ऐसा होता है कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी चीफ सेक्रेटरी को या फिर किसी भी स्टेट के अंदर काम कर रहे IAS को अपने अंडर काम करने के लिए बुलाती है कुछ वक्त के लिए, तो उसको NOC साइन कराना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट से। बट अभी क्या हुआ कि ममता बनर्जी के जब चीफ सेक्रेटरी को सेंट्रल में बुलाया गया तो उन्होंने NOC साइन करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ये मुद्दा विवाद में आ गया कि क्या कोई चीफ सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात के लिए मना कर सकता है कि हमें सेंट्रल में आके काम नहीं करना, हम जहाँ स्टेट में काम कर रहे हैं हम वहीं करेंगे।
तो इसके लिए ये मुद्दा विवाद में रहा कि हाँ, हो सकता है कि आगे कोई अमेंडमेंट करके सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कोई अमेंडमेंट लाए जिसके बाद ऐसा हो जाए कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट बुलाएगी तो चीफ सेक्रेटरी को आना ही पड़ेगा, उसे एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ठीक है। तो इसी वजह से ये मुद्दा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये मुद्दा डिबेट में क्यों है। बाकी आपको ये चीज़ तो पता ही होगा लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव हमारा क्या होता है, ये सब आप पॉलिटी पे आप वहाँ के बेसिक्स हैं आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है। आप लक्ष्मीकांत के बुक उसके लिए आई थिंक प्रेफर कर सकते हो, दैट इज़ द बेस्ट बुक। एंड बाकी तो ये जो मैंने बता दिया कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इफ़को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है। इफ़को के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप संघानी। दिलीप संघानी इफ़को के नए अध्यक्ष बने हैं। इफ़को क्या है तो मैं बता दूं, इफ़को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये है इफ़को का फुल फॉर्म। इफ़को की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। कब हुई थी? 1967 में इफ़को की स्थापना हुई थी। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। इसके भी नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप संघानी जी बने हैं। ठीक। किस देश ने तीर 3 मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो इसे पूरा किया है इज़राइल ने। तीर 3 मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? इज़राइल ने। ठीक है। कौन सा भारतीय राज्य संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम मिलकर छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देंगे? यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि UNWFP, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और किसके साथ मिलकर ये काम करेगा? उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ। किसके साथ? उड़ीसा के साथ। ये उड़ीसा यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा के साथ छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए UNWFP उड़ीसा के साथ काम करेगा। ठीक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो वैसे तो इसका आंसर 3 वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है, बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग यानी कि NCSK, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। ठीक है। और किस लिए की गई थी? इसके प्रमुख लाभार्थी कौन थे? पहली चीज़ तो ये हाथ से मैला ढोने वाले लोग, यानी कि जो हम बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए। ठीक है। ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए हाथ से मैला ढोने वाले लोग और सफाई कर्मचारी, उनको उनकी सहायता के लिए ये इसका गठन किया गया था, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का 1993 में, जिसका कार्यकाल अभी
हमारा 31 मार्च 2022 को ख़त्म होने वाला था, जिसका कार्यकाल अभी 2-3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 2022 में जो ख़त्म होने वाला था उसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में भारत की टेनिस स्टार ने 2022 सीज़न के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये सानिया मिर्ज़ा, हमारी टेनिस स्टार, ठीक है, सानिया मिर्ज़ा ने संन्यास लेने की घोषणा की है फॉर द अपने मतलब फिज़िकल रीज़न की वजह से। ठीक है। किस मंत्रालय ने ओपन डेटा वीक की शुरुआत की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा शहरी एवं आवासीय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी कि MOHUA ने की है। ठीक है, ओपन डेटा वीक स्टार्ट करने की वो की है, जिससे भारतीय, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, एम क्या है, भारतीय शहरों को, जो हमारे अर्बन यानी कि हमारे जो भारतीय शहर हैं, उनको डेटा स्मार्ट बनाने के लिए, किस लिए, डेटा स्मार्ट बनाने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा कब से कब तक 27 से 21 जैन के बीच में ये स्टार्ट किया गया है 2022 के 17 से 21 जनवरी के बीच में ये स्टार्ट किया जा रहा है। हाल ही में किसे एयर इंडिया का नया CMD नियुक्त किया गया है? तो ये विक्रम देव दत्त जी को नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया का नया CMD विक्रम देव दत्त जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP युवा जलवायु चैंपियन बनी है? तो ये पराजक्ता कोली हैं। आई थिंक इसमें से बहुत लोग जानते होंगे कि पराजक्ता कोली एक यूट्यूबर हैं। ठीक है, कौन है? एक यूट्यूबर हैं। इनका एक चैनल भी है, मोस्टली सेन। वैसे आप देख सकते हो, अगर आपको टाइम पास करना हो और कॉमेडी अगर आपको पसंद हो तो आई थिंक ये आप प्रेफर कर सकते हो। जब आपका मूड ऑफ हो और आप पढ़ते पढ़ते थक गए हो तो आप ये डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि मैं भी कभी कभी करती हूँ। तो प्राजक्ता कोहली एक यूट्यूबर है जिनका एक चैनल है मोस्टली सेन। ठीक है, तो उनको जो है पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की युवा जलवायु चैंपियन बनाया गया है। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जर्मन नौसेना का फ्रिगेट बायर्न F217 भारत और जर्मनी के बीच नौसैनिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किस राज्य में पहुंचा है? तो ये महाराष्ट्र के बॉम्बे के तट पर पहुंचा है। ठीक है, तो ये ये मेन जो हम बात कर रहे हैं जर्मन नौसेना का फ्रिगेट है, तो ये महाराष्ट्र में पहुंचा है। इससे क्या फ़ायदे होंगे? मेन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल रिलेशन यानी जो हमारा UPSC का सेकंड पेपर होता है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो भारत जर्मनी रिलेशन इससे बेहतर होंगे। और इंडियन ओशियन में यहाँ पे आप देख सकते हो, पहली चीज़ तो मैं आपको दिखा दूँ मैप में जर्मनी है कहाँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा जर्मनी। ठीक है, ये रहा हमारा जर्मनी। जर्मनी के बगल यहाँ पे फ्रांस, इधर पोलैंड, और ये जर्मनी हमारा रहा। इधर रशिया, यूक्रेन। ठीक है, क्रीमिया का विवाद आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो वो सारी जगह हो गई आपकी। तो यहाँ पे क्या है कि इंडियन ओशियन में, चूँकि जर्मनी के साथ अगर हमारे रिश्ते बेहतर होंगे तो इंडियन ओशियन में भी हमारा जर्मनी मदद कर सकता है चाइना को काउंटर करने में, क्योंकि चाइना हमेशा इंडियन ओशियन में अपनी धाक जमाने की कोशिश करता है और
उसकी इंडिया से हमेशा आना बनी रहती है, तो उसकी वजह से एक इंडियन ओशन में भी हमको लाभ मिल सकता है। ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किस हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने से पहले भी बेटियों को अपने पिता की संपत्ति पर समान अधिकार मिलेगा। ठीक है। तो ये 1956 में, पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि जो हमारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है वो सबसे पहले 1956 में बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट किया गया। कब किया गया? तो ये 2005 में किया गया। 2005 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है। जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी कि HSA हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम है वो 1956 में बनाया गया, जिसमें 2005 में अमेंडमेंट किया गया। पर अभी जो यहाँ पे मेन मुद्दे का विषय है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे हम जल्दी बात भी नहीं करते, और बहुत एक विमेन एम्पावरमेंट को लेके हमारी बात भी की जाती है। तो एक ये है कि 1956 से 2005 तक ये जो हमारा टेन्योर रहा है इतने वर्षों का, उसके बीच क्या होता था कि यदि किसी पिता की यानी कि किसी के फादर की डेथ हो जाती है बिना उनके वसीयत लिखे, यानी कि बिना उनके विल बनाए वसीयत लिखे अगर किसी के फादर की डेथ हो जाती है, तो उनकी जो संपत्ति होगी यानी कि पिता की जो संपत्ति होगी उनका वारिस केवल बेटा कहलाएगा। यानी कि बेटे को ही सिर्फ संपत्ति पे अधिकार होगा, बेटी को किसी भी एंगल से, चाहे वो डिपेंडेंट हो ना हो, कोई मतलब नहीं है, बट उसको इस बात का अधिकार नहीं होगा कि वो अपने पिता की संपत्ति पर क्लेम कर सके कि इस पे मेरा भी अधिकार है। ऐसा 2005 तक होता था। बट 2005 में जब इस हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जब अमेंडमेंट किया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि इसमें लड़कियों को भी अधिकार दिया गया कि केवल पुत्र अधिकारी नहीं होगा, पुत्री भी अपने पिता की संपत्ति पर अधिकारी होगी। परंतु ये क्या किया गया था कि 2005 के बाद के जितने मैटर होंगे उसके लिए लागू किया गया था। पर इसके बाद क्या हुआ, 2020 में फिर से इसमें अमेंडमेंट किया गया और ये बोला गया कि 1956 के बाद जितने भी केसेस होंगे, जितने भी ऐसा होगा कि पिता की डेथ हो गई है और वसीयत नहीं बनाई गई है, तो उसमें जो है पुत्री अपने फादर की प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकती है। बट अभी 2022 में जो नया, क्योंकि ये करंट का मुद्दा है, जैसा कि आप देख रहे हो करंट में पढ़ा रही हूँ तो करंट का ही होगा ऑब्वियसली। बट यहाँ पे क्या है कि 2022 में अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है कि 1956 ही नहीं, देश की आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद जितने भी मामले हैं जिसमें फादर की डेथ हुई है और लड़की को अधिकार मिलना चाहिए, तो उन सभी केसेस में अब से लड़की को प्रॉपर्टी का राइट मिलेगा, चाहे वो शादीशुदा हो, डाइवोर्स हो, सिंगल हो, कुछ भी हो, बट उसको मिलेगा। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि ये जो हमारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया जाता है, ये हमारा एक बुक है मिताक्षरा, ठीक है, मिताक्षरा कानून के तहत वहाँ से लिया गया है कि मिताक्षरा कानून से हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट जो हमारा बनाया गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उसके जो कानून आते हैं वो मिताक्षरा से लिए गए हैं। ठीक है। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो, और अगर प्लीज़ आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का प्रॉफिट उठा सकें। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि
वॉट वुमेन मस्ट नो अबाउट इनहेरिटेंस राइट्स, की औरतों को क्या क्या जानना चाहिए, क्या क्या नहीं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और 7 लीगल राइट्स ऑफ मैरिड डॉटर्स, की अगर, क्योंकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट चलता है ना कि अगर लड़की की शादी हो गई है तो उसको तो अपने फादर इन लॉ या फिर अपने पति के प्रॉपर्टी पर हक होगा, तो उसको अपने पैतृक यानी कि अपने मैके से कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कौन कौन से एक मैरिड डॉटर के 7 लीगल राइट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लीगल राइट्स ऑफ फादर प्रॉपर्टी, कि फादर की प्रॉपर्टी पे आप क्लेम कर सकते हो। लीगल राइट ऑफ कोऑपरेशनर्स, लीगल राइट्स ऑफ मेंटेनेंस बाय हस्बैंड, मेंटेनेंस वो मांग सकती है अगर डाइवोर्स होता है तो। लीगल राइट्स टू चाइल्ड मेंटेनेंस, चाइल्ड के बच्चे के देखभाल के लिए भी वो मेंटेनेंस मांग सकती है। राइट टू स्त्री धन एंड रेजिडेंस, स्त्री धन जो हमारा मिलता है उस पे एंड रेजिडेंस पे। राइट टू कमिटेड रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप को लेकर। राइट टू लाइव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी के साथ जीना और सेल्फ रिस्पेक्ट के जान देना, ये भी हमारे एक राइट हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देख सकते हो। और आई थिंक ये जो आपके 7 पॉइंट दिए हैं ये आपके मेंस अगर आप देते हो पीसीएस का, यूपीएससी का, किसी का भी, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके आंसर राइटिंग पे। अगर वेमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप उस पर बेहतर तरीके से आंसर लिख सकते हो। हिंदू सक्सेशन एक्ट को लेके आता है तो आप उस पर लिख सकते हो। एंड द सेम टाइम आप अगर कहीं पे ऐसे लिख रहे हो वेमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, तो भी आप ये सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की कुल लंबाई कितनी है? क्या मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे ये है 21.8 किलोमीटर। ये मैं दिखा दूँ कहाँ पे है। ठीक है, मुंबई, तो ये पोर्ट आप जानते ही होंगे कि मुंबई यहाँ पे आपके इंडिया के मैप में कहाँ पे है। ठीक है, बाकी ये हमारा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है। ठीक है, जो हमारा सेवरी से लेके नावा सेवा तक जाएगा। ये देखिए, ये जो एरिया दिखा रहा है ये सेवरी से लेके नावा सेवा तक जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस देश के सीनेटरों ने खेल प्रतियोगिताओं में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है? खेल प्रतियोगिताओं में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है, ये हमारे फ्रांस ने किया है, जिसका काफ़ी विरोध भी किया जा रहा है। फ्रांस ने क्या किया है कि ये बोला है कि जो हमारे खेल के एक हमारा पर्टिकुलर ड्रेस कोड होता है जिसके अलावा आप कुछ नहीं पहन सकते, इसलिए उसने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये जो है फ्रांस के द्वारा किया गया है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, वेयर इस्लामिक फेस्टिवल्स हेड स्क्वायर बैंड एंड वेयर दे आर मैंडेटरी, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ऐसे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हिजाब बैन किया गया है, उसके अलावा या फिर जहाँ पे हिजाब मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये कहाँ कहाँ पे बैंड है, तो ये रेड पॉइंट से दिखाया गया है। ठीक है, ये रेड पॉइंट से दिखाया गया है। कहाँ पे पहले बैंड था, अब नहीं है, येलो से। मैंडेटरी कहाँ पे है हिजाब, वो दिखाया गया है, ये देखिए ग्रीन से, यानी ये देखिए सऊदी अरेबिया, ईरान, ये सब जगह कंट्री में है कि मैंडेटरी है। बाकी पार्शियली बैंड कहाँ कहाँ पे है, तो रसिया के कुछ रीजन्स में है, जर्मनी में है, चाइना में है, मलेशिया में है। पार्शियली बैंड रशिया में, जर्मनी में। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हो कहाँ पे, आप मैप के थ्रू देख सकते हो। और इससे आपका मैप भी, आई थिंक मैप की नॉलेज भी स्ट्रांग होगी। तो ये आप देखते हो, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ो
खासकर जब आपके क्वेश्चन वो इंटरनेशनल रिलेशन से आते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर वो क्वेश्चन अगर आपके वर्ल्ड से रिलेटेड हैं तो आप मैप पर ज़रूर फोकस करो। अगर आप इंडिया का भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो इंडिया में कौन जगह कौन सी चीज़ें हैं वो ज़रूर फोकस करो, क्योंकि मैप आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगले क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में किस तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। वैसे ये क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस के टाइम होना चाहिए था बट साथ में, बट कोई नहीं, ये यहाँ पे आ गया है। तो ये 23 जनवरी को, जैसा कि हमने बताया कि 23 जनवरी को ऑलरेडी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, तो चूँकि उनका बर्थडे है और वो सारी चीज़ों की वजह से पराक्रम दिवस उनके ही उस पर 23 जनवरी को मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले ही इस पर बात कर चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है जो 216 फुट ऊंची है। ठीक। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड हाल ही में किसे मिला है। तो ये सुष्मिता सेन को मिला है। उनकी जो एक नई वेब सीरीज़ आई थी आर्या करके, आर्या पार्ट 2, ठीक है, तो उसको लेके उनको जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड दिया गया है। ठीक, सुष्मिता सेन जी को, जो एक एक्ट्रेस हैं, सभी जानते होंगे। हाल ही में किस राज्य ने, ये थोड़ा सा मैं क्वेश्चन, ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने कोक बोरोक दिवस मनाया है। 44वां कोक बोरोक दिवस ये त्रिपुरा ने बनाया है। पहले मैं बता दूं कि जो हमारा कोक बोरोक यानी कि कोक बोरोक जो हमारा ये एक्चुअली एक लैंग्वेज है जिसे 1979 में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था त्रिपुरा में। तो ये क्या होता है कि 19 जनवरी को 19 जनवरी को एक त्रिपुरा लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। त्रिपुरा में जो कोक बोरोक जो हमारी लैंग्वेज है, त्रिपुरा की लैंग्वेज है, उसको लेके, और कोक बोरोक को 1979 में ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया गया था। और त्रिपुरा लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, 19 जून को। ठीक है, तो आई थिंक इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने कवर कर दिया है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। ये आर्ट एंड कल्चर का ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी बार ऐसे वर्ड्स दे दिए जाते हैं, जैसे कोक बोरोक हो गया, तो ये क्या है, जैसे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये लैंग्वेज है, कोई फेस्टिवल है, क्या है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आप ध्यान दे सकते हो। हाल ही में किसने कोविड-19 वैक्सीन के लिए $1 मिलियन की उत्पत्ति पुरस्कार जीता है। तो ये हमारा जीता है एल्बर्ट बोरला ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए $1 मिलियन का उत्पत्ति पुरस्कार जीता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस जीव की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा है। तो ये रेन फ्रॉग यानी वर्षा मेढक, रेन फ्रॉग का नाम रखा है।
रेन फ्रॉग का नाम, नई प्रजाति जिसको ग्रेटा थेनबर्ग के नाम पर रखा है। ग्रेटा थेनबर्ग के बारे में आई थिंक बहुत लोग जानते होंगे। वो स्वीडिश इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, स्वीडिश इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। तो ग्रेटा थनबर्ग, तो उन्हीं के नाम पे रेन फ्रॉग का नाम रखा गया है। ठीक है। जेरी हैमलेट को किस केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया है। जेरी हैमलेट एक जेरी करके बस्ती है। ठीक है, कहाँ पे है ये जेरी बस्ती? जो है हमारी रियासी जिले में है। कहाँ पे है? रियासी जिले में है जेरी बस्ती हमारी। तो वहाँ पे ही जम्मू कश्मीर में एक जेरी बस्ती को यानी जेरी हैमलेट को दूध गांव घोषित किया गया है। मणिपुर, मेघालय और कौन सा राज्य अपना हर साल 21 जनवरी को राज्य स्थापना दिवस मनाता है? तो 21 जनवरी को 3 राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। एक तो यहाँ पे दिया मणिपुर, दूसरा मेघालय एंड थर्ड वन इज त्रिपुरा। ठीक है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। और ये कब हुआ था? 1972 में इनको राज्य का दर्जा मिला था। ये देखिए, हैप्पी स्टेटहुड डे 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया था, इसलिए इस दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? तो ये कर्नाटक के मंगलुरु में केंद्र सरकार ने प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है। कहाँ पे? कर्नाटक के मंगलुरु में, मंगलुरु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये प्रोफेसर विनोद शर्मा को सम्मानित किया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 की व्यक्तिगत श्रेणी से प्रोफेसर विनोद शर्मा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन नहीं मैं बना पाई बट अभी मैं बता देती हूँ। 24 जनवरी को हमारा नेशनल, 24 जनवरी जो आज है, 24 जनवरी को हमारा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पीसीएस लेवल में और वनडे एग्जाम्स में हमारे पूछ लिए जाते हैं कि ये डेट कौन सी है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, इस दिन क्या मनाया जाता है, या फिर 23 दिसंबर, अब जैसे 23 जनवरी को हमने पराक्रम दिवस घोषित किया, तो ये भी हमसे पूछ लिया जाता है कि 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है या फिर पराक्रम दिवस कब होता है। तो ऐसे ही आप ध्यान दो, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना सेशन एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और हमारे चैनल पे और भी काफ़ी अच्छे कंटेंट दिए जाते हैं आपकी स्टडी से रिलेटेड, उसको भी ध्यान दीजिए। और जो भी आपके व्यूज़ हों उसे कमेंट करें, और मैं आगे और बेहतर कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू गाइस।